स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4 नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. So first of all, we'll discuss what is electromagnetic induction. From name it is clear that electro means electricity and magnetic means from magnets. Induction means किसी चीज़ का इंड्यूस होना. So it is just the reverse of arrested experiment. जैसे आपने arrested experiment में पढ़ा था 10th क्लास में कि लाइक अगर किसी रोड में से करंट फ्लो कर रहा है या किसी भी तार में से करंट फ्लो करेगा या किसी सर्कुलर लूप में से करंट फ्लो करेगा, तो जब भी किसी में करंट फ्लो करता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं. तो ये बिल्कुल रिवर्स है कि अगर किसी चीज़ को, किसी मेटालिक चीज़ को जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, अभी कर नहीं रहा है, उसको हम अगर किसी फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके अंदर अपने आप करंट इंड्यूस होगा. तो ये नेम से क्लियर है कि मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होना, ठीक है. सो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So the definition is, it is the phenomenon of production of current or electromotive force by changing the magnetic fields. इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि प्रोडक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स अगर तो वो क्लोज्ड लूप होगी, कोई भी तार है वो क्लोज्ड होगी, उसको हम फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा. अगर वो तार ओपन है फिर भी हम उसको फील्ड में रख रहे हैं तो उसके जो एंड्स होंगे उसके अराउंड एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड ईएमएफ के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड ईएमएफ. क्लियर है. सो द ईएमएफ सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि वो इंड्यूस हुई है, हमने प्रोवाइड नहीं की है. If the conductor is in the form of closed circuit, current flows from the conductor is known as induced current. और जो current flow करेगा उसे हम बोलते हैं induced current. Next is magnetic flux. This is same as electric flux. आप पढ़ते हो कि electric flux क्या होती है? Number of field lines crossing the unit cross sectional area. This is the number of magnetic field lines crossing the unit cross sectional area represented by phi or phi b. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो फाई और फाई बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज, देखो कि उन्होंने एक एरिया लिया है ए वेक्टर, आप डायग्राम में देख सकते हो ये एरिया लिया है ए वेक्टर और इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी. अब देखो एरिया में से जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक एंगल के साथ उसमें से मतलब चल रही है. जैसे ये एंगल, जैसे अगर मेरा एरिया ऐसा है, मैं ऐसे भी फील्ड लाइंस बना सकती थी. इसका मतलब क्या होना था कि एरिया का जो सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. जैसे ये यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस एरिया, ये सरफेस की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है ना. तो इन दोनों में से एंगल क्या है? 0 डिग्री. बट जो डायग्राम हमें प्रोवाइड की गई है उसमें से फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस कर रही हैं, वो एक एंगल के साथ क्रॉस कर रही हैं. मींस सरफेस का यूनिट वेक्टर तो इस तरफ ही है बट फील्ड लाइंस एक एंगल बना रही हैं, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है. तो अब फाई क्या होता है? फाई इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. कौन सा फील्ड? मीन्स जैसे फील्ड तो ये एंगल के साथ जा रहा है बट फील्ड का वो कंपोनेंट जो एन कैप की डायरेक्शन में हो, ठीक है, वो वाला कंपोनेंट आ जाएगा. तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो फाइव को डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? बी ए कॉज ऑफ थीटा. वैसे भी हमें पता है कि इस तरफ एन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आना था वो बी का बी कॉस थीटा ही आना था. तो इसका और एरिया का प्रोडक्ट क्या होगा? 5. तो जैसे फर्स्ट केस है अब हमारा, व्हेन द फील्ड लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया. अब देखो जब फील्ड लाइंस कहते हैं परपेंडिकुलर होगी, ये डायग्राम गलत है, ये ऐसे नहीं आएगी डायग्राम, इसके डायग्राम ऐसे होगी. जब फील्ड लाइंस कहते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी सही है, बिल्कुल सही है, वो मैंने दूसरा समझ लिया था. व्हेन द फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, जैसे सरफेस ऐसे है, फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, ठीक है. एंगल क्या होगा हमें पता ही है, फील्ड भी इस तरफ है, सरफेस भी इस तरफ है, तो एंगल 0 होना चाहिए, ठीक है. तो तब क्या होगा? एंगल 0
तो फाई के आ जाएगा बी ए। नेक्स्ट केस इज़ व्हेन फील्ड इज़ पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस मतलब सरफेस इस तरफ पड़ा है, उसके अलॉन्ग ही फील्ड लाइंस जाएंगी। तो अब एरिया का जो सरफेस एरिया उसका डायरेक्शन इस तरफ है, बी का इस तरफ है। एंगल कितना बन रहा है 90, तो cos 90 is 0 एंड फाई विल बी 0। मीन्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अलॉन्ग द सरफेस भेजेंगे तो फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि उसमें से कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट्स ऑफ फ्लक्स एसआई में देखो यूनिट्स क्या होते हैं फ्लक्स के, वेबर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W एंड स्मॉल b। एंड हमें पता है फाई होता है बी ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए। तो बी के यूनिट्स टेस्ला, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर क्या आ गया 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अब CGS में फाई के यूनिट्स होते हैं मैक्सवेल CGS में हो गए, तो टेस्ला की जगह पे जैसे CGS यूनिट्स में फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं गॉस, और मीटर चेंजेस इनटू सेंटीमीटर। सो मैक्सवेल इज इक्वल्स टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज रिलेशन, ये रिलेशन आप कर सकते हो, जैसे 1 वेबर होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। टेस्ला में कितने गॉस होते हैं 10⁴, एंड मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास रिलेशन आ गया कि 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है फाई बी ए होता है, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है लॉरेंस फोर्स क्या होती है बी क्यू वी, है ना। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली, एफ बाई क्यू वी, एफ का डायमेंशनल फार्मूला पता है, क्यू का पता है, वी इज़ वेलोसिटी का पता है, तो आप सब्स्टिट्यूट करके फाई के आ जाएंगे, मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। नेक्स्ट इज मेन इज़ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रैक्टिकली, फैराडे और उसके फ्रेंड हेनरी दोनों ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे डायग्राम देखो, PS एक आयरन रॉड है, उसके राइट साइड एक कॉइल वाउंड किया है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। फर्स्ट कॉइल जो P कॉइल है उसको एक बैटरी और एक टैपिंग की से कनेक्ट किया है। अब देखो क्या होगा, जिस कॉइल पे हमने बैटरी लगाई है मीन्स उस कॉइल में से हम करंट फ्लो करवा सकते हैं, बट S कॉइल में से हम करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो हमने क्या किया, या फैराडे और हेनरी ने क्या किया, P कॉइल में से बैटरी के थ्रू करंट भेजा, जैसे की को प्रेस कर दिया तो करंट फ्लो करेगा। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंड्यूस होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, वो फील्ड लाइंस क्या करेगी, वो क्या करेंगी, जो S कॉइल है उसमें से भी पास होगी। तो मीन्स S कॉइल के अराउंड या उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया, तो उसके एरिया से अगर क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब S में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने का कब पता चलेगा, जब गैल्वेनोमीटर जो S के साथ लगा है वो हमें क्या देगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ है कि जब उन्होंने क्या किया, टैपिंग की को प्रेस किया तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, टैपिंग की को हटाया मीन्स ऑफ कर दिया तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, क्योंकि जब टैपिंग की को वो ओपन करेंगे फील्ड लाइंस कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसका मतलब S कॉइल में से भी फ्लक्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्वेशंस है उसकी, सब ऑब्जर्व किया उन्हें कि उन्हें देखा कि जब हम प्रेस करते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन, जब ओपन करते हैं की को तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। बट जब प्रेस हम कर ही रखते हैं, जैसे बहुत टाइम प्रेस कर ही रखा तो गैल्वेनोमीटर ने पहले तो डिफ्लेक्शन दी, जब प्रेस किया थोड़े टाइम बाद गैल्वेनोमीटर फिर से 0 डिफ्लेक्शन देने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसने ऑब्जर्वेशंस के बाद लॉज दिए थे कुछ। ठीक है, वो लॉज आगे जाकर आएंगे। पहले तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया उसने, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली जिसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, फिर उसके नियर ही एक मैग्नेट लिया,
ठीक है। उस मैग्नेट को क्या किया उसने, पहले उन्होंने उस मैग्नेट को, जो मैग्नेट है, पहले इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लाया गया। अब नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करेंगी, जैसे दिख रही हैं, क्रॉस करेंगी तो करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में से, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब उन्होंने देखा कि हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, फिर भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि जब दूर लेके जाएंगे फील्ड लाइंस कम होगी, इस एरिया में से फील्ड लाइंस कम होगी, फ्लक्स कम होगा, तो गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन दे रहा था। बट जब उन्होंने देखा कि हम जो मैग्नेट है ये वाला हमारा, उसको हम नज़दीक लाकर रेस्ट पे रख देते हैं, कि थोड़ा टाइम उसी पोजीशन पे रखते हैं, तो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो ये तो उनका था सेकंड। फर्स्ट भी एक्सपेरिमेंट हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड भी उन्होंने देखा। थर्ड में उसने क्या देखा कि एक कॉइल ली है ABCD, आपको ये दिख रही है, ये ABCD, इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। उसको क्या किया, एक PQRS एरिया है जिसमें से फील्ड इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है। क्रॉस जो होते हैं ये बताते हैं कि फील्ड अंदर की तरफ है, अगर डॉट लगे होंगे तो मतलब फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। PQRS रीजन में फील्ड अंदर की तरफ जा रहा था, उसमें उन्होंने एक कॉइल रख दी ABCD, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया है। तब उन्होंने क्या देखा कि जब हम इस ABCD कॉइल को, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा है, उसे हम अंदर लेकर जा रहे हैं PQRS रीजन के, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था। जब वो इस रीजन में से ABCD कॉइल को बाहर निकालते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था। बट जब उन्होंने ABCD जो कॉइल है उसको अंदर ही थोड़े टाइम तक रखा, मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम उन्होंने वही रख दिया अंदर ही, तो देखा गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ लॉज बनाए। उन्होंने बोला कि दीज आर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ के दो पार्ट्स हैं, और मीन्स दो लॉज दिए थे, फर्स्ट के दो पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट लॉ में बोला उन्होंने कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स उन्होंने अभी 3 एक्सपेरिमेंट्स में तो यही देखा है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तभी सिर्फ EMF प्रोड्यूस होती है। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तब EMF नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि हमने देखा है जब भी तो थोड़ा सा हिलजुल करते थे, मीन्स मैग्नेट को नज़दीक लेकर आए फिर दूर लेके गए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता था। जब वो स्टिल रखते थे मैग्नेट को तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता था। इसका मतलब वेन एवर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मीन्स जब भी किसी फ्लक्स जो उसके साथ किसी कॉइल के साथ लिंक्ड है वो चेंज करेगा तभी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी। सेकंड में बोल रहे हैं कि EMF उतनी देर ही रहेगी जितनी देर फ्लक्स चेंज होता जाएगा। अगर फ्लक्स ज़्यादा चेंज करोगे, मीन्स ज़्यादा बार नज़दीक लेके जाओगे, ज़्यादा बार दूर लेके जाओगे, तो गैल्वेनोमीटर उतनी देर तक ही डिफ्लेक्शन देगा और इंड्यूस्ड EMF उतनी देर तक ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये दो लॉ, ये फर्स्ट लॉ के दो पार्ट्स थे। सेकंड लॉ में क्या कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड EMF का, इंड्यूस्ड EMF तो प्रोड्यूस हुआ ही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मीन्स जितना फ्लक्स चेंज हुआ उसका नेट चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब ऊपर चेंज इन फ्लक्स, यहाँ पे 1 आएगा, चेंज इन फ्लक्स, नीचे कितने टाइम में चेंज हुआ, मीन्स कितने टाइम तक चेंज हुआ, टाइम पे भी डिपेंड करता है कि जितने टाइम तक चेंज होता रहेगा वो उसके प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे बढ़ेगा EMF भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड लॉ की। जैसे ϕ1 ϕ2 दो वैल्यूज़ हैं, पहले फ्लक्स इतना था ϕ1 एंड फिर ϕ2 फ्लक्स हो गया, तो चेंज कितना आ गया ϕ2 माइनस ϕ1, और अगर वो t टाइम में आया तो ϕ2 माइनस ϕ1 बाई टी। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ϕ2 माइनस ϕ1 बाई टी। तो E को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के माइनस k आ गया। अब माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है ना, जो होगा इंड्यूस, वो हमेशा अपोज करेगा एनी चेंज इन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। देखो जो इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें से करंट फ्लो करता है, कईयों में इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होता है, वो होगा तो ज़रूर उसी के कारण ही, फ्लक्स चेंज होने के कारण ही। बट जब वो इंड्यूस हो जाता है तब वो फ्लक्स चेंज होने को रोकता भी है।
एक तो उसी सी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से उसे रोकता भी है, ठीक है। तो ये था हमारा फैराडेज लॉज, उसके सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन था। अगर एक मतलब हम करते हैं कि बोलते हैं कि एक ही कॉइल है, तो E इज़ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी आता है। बट अगर हम बोलें हमारे पास n कॉइल्स है, तो कैपिटल N नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं या नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं, तो हम n के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है फैराडेज और लेंज़ लॉ की। फैराडेज लॉज भी बोल देते हैं बेसिकली इसको। क्लियर है?